Hello, good morning to all of you. Today's we discuss about the next topic of biotechnology, that is cloning vector. क्लोनिंग वेक्टर में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन क्लोनिंग वेक्टर में डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि क्लोनिंग वेक्टर में एक हमारे पास PBR 322 जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में अलग अलग हमारे पास साइट होगा। उन साइट्स को देखेंगे कि किस तरीके से ये अलग अलग जो डिफरेंट साइट्स हैं उन डिफरेंट साइट का कैसे यूटिलाइजेशन किया गया है। एक फर्स्ट हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इन क्लोनिंग वेक्टर के। क्लोनिंग वेक्टर यानी जहाँ से हम क्लोन, ऐसा वेक्टर हम यूज़ करते हैं, वेक्टर का यूज़ करेंगे जिसमें कि हम क्लोन्स का फॉर्मेशन करें। तो क्लोन्स का फॉर्मेशन यानी क्लोन्स एक्चुअल में क्या है, एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना है। तो ये एक प्लाज्मिड होगा PBR 322। PBR 322 इसके सबसे फर्स्ट फीचर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए जो प्लेस है, कोई ऐसा साइट जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी DNA जो हमने ऐड किया है उस DNA का जो इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई कहते हैं। ओराई जहाँ से, जैसे ये हमें पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से जो हमारे पास डिज़ायरेबल जीन होगा उस डिज़ायरेबल जीन को हम अटैच करेंगे। ऐड करने के बाद वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दो अलग अलग यहाँ साइट हमें दिखेगा, एक AMPR होगा और दूसरे साइड हमें दिख रहा है TET-R। ये दो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक हैं। ये एंटीबायोटिक भी इसी प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगे। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ये रेसिस्टेंट हैं। ये हमारे पास ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें दो अलग अलग साइट दिए हुए हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाले, इनमें जीन प्रेजेंट हैं। अब सबसे फर्स्ट ओरिजिन हमें मिल गया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट होगा, अब किस तरीके से इनमें ऐड करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो हमारे पास फॉरेन जीन प्रेजेंट होगा, फॉरेन जीन यानी एलियन जीन, जो पार्ट हमने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से कट किया है, या डिज़ायरेबल जीन कह सकते हैं। फॉरेन जीन को हम क्या कह सकते हैं, डिज़ायरेबल जीन। तो डिज़ायरेबल जीन हमने ले लिया। अब इस डिज़ायरेबल जीन के बाद दूसरा जो हमारे पास होगा प्लाज्मिड यानी वेक्टर, जहाँ पर कि हमें उसमें क्लोन तैयार करना है, यानी जो प्लाज्मिड है उसी में हमें क्लोनिंग करना है। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे पास फॉरेन जीन है, इस फॉरेन जीन का सबसे फर्स्ट हम सिगमेंट करेंगे, यानी जो न्यूक्लियस एंजाइम था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से ये दोनों हमारे पास जो सबसे पहला वेक्टर था, और इसके अलावा जो फॉरेन जीन है, ये फॉरेन DNA है, इन दोनों को हम सबसे फर्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट पर दोनों जो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो वेक्टर था जो कि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने क्या लिया है, PBR 322 ले लिया है। और ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जहाँ पर जो डिज़ायरेबल जीन है, इन दोनों को हमने स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर दिया, जैसे यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट पर कट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो छोटा सा जो पीस था, इस छोटे से पीस को हमने इंसर्ट कर दिया जो वेक्टर था। अब इस पीस को यहाँ वेक्टर में ज्वाइन करने के लिए हमने DNA लाइगेज एंजाइम का यूज़ किया है। DNA लाइगेज एंजाइम ज्वाइन द फॉरेन DNA टू प्लाज्मिड, यानी फॉरेन DNA को प्लाज्मिड में ऐड करने का काम किसका होगा, DNA लाइगेज एंजाइम का होगा। यानी फॉरेन DNA में जो सेगमेंट हमें ज्वाइन करना था, जिसका हमें क्लोन तैयार करना है, जिस छोटे से सेगमेंट का क्लोन तैयार करना है, उसे हम कट करेंगे और कट करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ पर हमें इंसर्ट करना है, वेक्टर में। अब उस वेक्टर में हमने ऐड कर दिया। वेक्टर में ऐड होने के बाद अब ये जो हमारे पास जो प्लाज्मिड होगा, इस प्लाज्मिड को ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, यहाँ पर एडिशन हुआ है। अब इस वेक्टर को rDNA कहते हैं। ये वेक्टर हमारे पास क्या होगा, rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA होगा। एंड दिस रिकॉम्बिनेंट DNA वी ट्रांसफ़र इनटू द सेल, यानी ई कोलाई में इस rDNA को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ पर हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट DNA था, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA का मतलब क्या था कि जो हमारे पास फॉरेन DNA है, उस फॉरेन DNA को हमने प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। प्लाज्मिड को भी हमने कट किया था। प्लाज्मिड वी यूज़ एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड वी यूज़ एज अ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में हमने प्लाज्मिड लिया है और प्लाज्मिड को कट करके वहाँ जो फॉरेन DNA था उस फॉरेन DNA को ज्वाइन कर दिया हमने। और फाइनली ये जो rDNA है, रिकॉम्बिनेंट DNA है, इस रिकॉम्बिनेंट DNA को हमने ई कोलाई, इशेरिचिया कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जितना ये बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल है, जितना डिवीज़न होगा उसके साथ साथ इंटरनली उसमें जो प्रेजेंट
प्लाज्मिड होगा, उस प्लाज्मिड के भी मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल जाएंगे। प्लाज्मिड के भी क्या मिलेंगे? मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएंगे। एंड फाइनली जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसके भी अल्टरनेटिव मीन्स कॉपीज़ तैयार हो जाएंगे जब इनमें लगातार डिवीज़न होगा। तो बैक्टीरियल सेल में हमने ट्रांसफ़र किया है, और जो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट यानी जिस बैक्टीरिया में जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया है, द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ए ट्रांसफॉर्मेंट। तो दो अलग अलग वेज हम इसमें देखेंगे कि सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेंट यानी जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी एक सिचुएशन है कि ज़रूरी नहीं कि जितने भी हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ हमने बनाए हैं या जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं वेक्टर में, तो वेक्टर में वो ज्वाइन हो जाए। तो उस केस में जब हम पीबीआर जैसे 322 है, प्लाज्मिड है, उसको हमें सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो पॉसिबल है कि वो जो पीबीआर 322 यानी प्लाज्मिड जो है वह सेल के अंदर हम जब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो भी सकता है या सेल के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। ये दो सिचुएशन है। अगर सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वह प्रोसेस होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। बट ये अगर जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया में और ट्रांसफ़र ना हो यानी यह बाहर की तरफ ही रह जाए, तब इस केस में इस बैक्टीरिया में यह प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इस केस में यह बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो दो सिचुएशंस हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जहाँ पर आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमने प्लाज्मिड कैसा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वहाँ पर हमने डीएनए ऐड कर दिया, उस टाइप का डीएनए हमने ट्रांसफ़र किया। या जनरली किसी भी टाइप का जो प्लाज्मिड है वह प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, इस कंडीशन को ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहेंगे, जहाँ पर वह ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और जहाँ पर जिस प्लेस पर जो प्लाज्मिड हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अगर वह ट्रांसफ़र ना हो पाए तो वह किस टाइप का होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कंडीशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में उन चीज़ों को देख लेंगे कि किस टाइप से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, दो अलग अलग टाइप की कंडीशंस सेल में कैसे बन रही हैं। अब सेलेक्टेबल मार्कर है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक हमने साइट देखा था एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये एक प्लाज्मिड है पीबीआर 322, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में अलग अलग रीजन प्रेजेंट है। ये सबसे फर्स्ट है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट साइट है, और दूसरी तरफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट, ये दूसरी साइट है, यानी दो अलग अलग साइट्स पे ये प्रेजेंट है। यानी सबसे पहला जीन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन राइट साइड में लोकेटेड है, और वहीं जो एम्पिसिलिन वाला साइट है वह दूसरे साइड लोकेटेड है। ये दोनों अलग अलग टाइप के जीन हैं, और यहाँ पर एक एंजाइम होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम एच फर्स्ट, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने यूज़ किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इसको कट कर दिया, कट करके ये टेट्रासाइक्लिन यानी यह रेसिस्टेंट, जनरल केस में नॉर्मल तरीके से अगर देखते हैं तो कोई भी जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया हम देख रहे हैं तो ई कोलाई बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट नहीं होता है। यानी ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने अगर एंटीबायोटिक में अगर डाल दिया है, यानी एंटीबायोटिक हमारे पास जो भी ट्रे है एंटीबायोटिक का, हमारे पास कोई भी अगर मीडियम होगा, उस मीडियम में हमने अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को रखा है तो ई कोलाई बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ई कोलाई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में दो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्लेस हैं, साइट हैं, यानी उसमें जीन प्रेजेंट होंगे। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट है, इसके अलावा एम्पिसिलिन, यानी एम्पिसिलिन मीडियम में इस प्लाज्मिड को यूज़ करें या टेट्रासाइक्लिन मीडियम में अगर इस प्लाज्मिड को यूज़ करें तो इस पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनमें किस टाइप का जीन प्रेजेंट है? एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट होगा। इस वजह से इस पर, इस प्लाज्मिड पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने एक प्लेस को कट किया, बैम एच फर्स्ट जो जीन था, ये हमारे पास किस टाइप का एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बैम एच फर्स्ट ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वी कट आउट द स्पेसिफिक साइट, यानी स्पेसिफिक साइट
जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था इसको हमने कट करके हटा दिया, और जो हमारे पास फॉरेन जीन था, फॉरेन जीन एक्चुअल में क्या है, फॉरेन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था फॉरेन जीन, उसको हमने किस प्लेस पर ऐड कर दिया है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाले साइट पर हमने उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर हमने इसको, दो हमारे पास मीडियम है, एक एम्पिसिलिन मीडियम है, एम्पिसिलिन मीडियम, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन मीडियम है। अब इस पीवीआर को हमने एम्पिसिलिन मीडियम में रखा है। एम्पिसिलिन अगर मीडियम में इस पीवीआर को रखते हैं, पीवीआर 322, ये प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को हम डायरेक्टली कहाँ रख रहे हैं, एम्पिसिलिन मीडियम में। तो चूंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन किसके पास प्रेजेंट होगा, इस प्लाज्मिड के पास प्रेजेंट होगा। तो जब ये प्लाज्मिड इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, तो ये जब हमने एम्पिसिलिन मीडियम में रखा है तब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नॉर्मल तरीके से सरवाइव कर जाएगा, इस प्लाज्मिड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। बट दूसरा जो सिचुएशन है, यहाँ पर हमने इसको कट करके हटा दिया था टेट्रासाइक्लिन को। अब दूसरे मीडियम यानी टेट्रासाइक्लिन में जब हम इसका ग्रोथ कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ग्रोथ नहीं करता है, यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड कर जाएगा। रीज़न इसका क्या है, इसका रीज़न है क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन जो रेसिस्टेंट जीन था उसको हमने हटा दिया, जिसकी वजह से ये क्या बन चुका है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। ये क्या हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, जिसकी वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम था, इस मीडियम में हमने जब इसको यूज़ किया तो ये डेड कर जा रहा है, यानी इसमें फिर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। तो फाइनली हमने केवल ये रिकॉग्नाइज कर लिया यहाँ पे कि हमारे पास जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या विदाउट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, यानी आरडीएनए है या विदाउट आरडीएनए, यानी जो हमारा पार्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट था उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का एडिशन प्लाज्मिड में हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास ये जो मीडियम है ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने सेल में, मतलब अब इसका आगे की तरफ क्या बनाना है, इसका क्लोन बनाना है। क्लोन बनाने के लिए हम इसका ट्रांसफ़र करेंगे सेल में, यानी इकोलाई बैक्टीरिया में, इकोलाई बैक्टीरिया। अब इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्लाज्मिड को डायरेक्टली इसमें हम दो अलग अलग कुछ ऐसे हमारे पास प्लाज्मिड होंगे, जहाँ पर कुछ ऐसे प्लाज्मिड है, जैसे एक ये प्लाज्मिड हो गया। अब इस प्लाज्मिड में जो ये रीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर किसी भी टाइप का रेसिस्टेंटनेस, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट है, इसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं हुआ है, यानी विदाउट आर डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ये किस टाइप का है, रिकॉम्बिनेंट नहीं है। और ये दूसरा वाला जो हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया है, ये रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, ये ऐड हो चुका है। अब इसका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो हमारे पास सेल हैं, इन सेल में न्यूक्लियोइड होगा, बीच में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, इकोलाई बैक्टीरिया। अब इस इकोलाई बैक्टीरिया में जब हम प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो जिस प्लेस पर, जिन बैक्टीरिया में यह इकोलाई का जो हमारे पास प्लाज्मिड था, ये इकोलाई का प्लाज्मिड हम जब ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे सेल होंगे जहाँ पर ये प्लाज्मिड अंदर की तरफ एंटर ना कर पाए, प्लाज्मिड क्या हो जाए, बाहर की तरफ ही रह जाए। हम एंटर करने के लिए डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड को एंटर करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो जनरली इसको जब हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेल में, तो अगर ये प्लाज्मिड अगर ट्रांसफ़र ना हो, तब उस केस में इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होगा ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है कि जो प्लाज्मिड जा रहा है, दिस प्लाज्मिड इज नॉट रीच्ड इनटू द बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमें कैसे पता चला, जब हमने इस बैक्टीरिया को दोनों मीडियम में, एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जब इस बैक्टीरिया को हमने यूज़ किया, तो इन दोनों केसेस में, यानी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में ये सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर इनके पास रेसिस्टेंट जीन होता,
अगर ये ट्रांसफ़र हुआ रहता, अगर ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हुआ रहता, देन ये क्या कर जाता, ये जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर ग्रो कर जाता, बट ये ग्रो नहीं कर पाया, यहीं पर इस यह डेड कंडीशन में चला गया, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास ये प्लाज्मिड नहीं पहुँचा। अगर प्लाज्मिड चला जाता तो इसके पास क्या होता, रेसिस्टेंट जीन होता, देन ये सर्वाइव कर जाता और अपना ग्रोथ कर लेता। तो ये सबसे फर्स्ट जहाँ पर ही इसका सर्वाइवल नहीं हुआ, इस केस को हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन कि हमारे पास जो प्लाज्मिड है, यह प्लाज्मिड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे वाले सेल में, यहाँ प्लाज्मिड आ चुका, यहाँ क्या हुआ, सेकंड केस में प्लाज्मिड आ चुका। अब इस प्लाज्मिड को हम जब प्लाज्मिड यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है और इसको हमने एम्पिसिलिन में ग्रो किया तो एम्पिसिलिन में भी ग्रो हो गया, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन में ग्रो किया तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो कर गया। यानी इस बैक्टीरिया पर किसी का इफेक्ट नहीं हुआ, यानी यहाँ पर ट्रांसफ़र तो हुआ है बट यहाँ रिकॉम्बिनेंट पार्ट नहीं पहुँचा है। यानी जो हमारे पास जो डीएनए इस टाइप का, ये जो प्लाज्मिड है जहाँ रिकॉम्बिनेंट, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, इस टाइप का जो प्लाज्मिड होगा, ये प्लाज्मिड सेकंड केस में पहुँचा है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट आर डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बिना यहाँ पर क्या हुआ है, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस ट्रांसफ़र तो हुआ है ना, इस वजह से इसको ट्रांसफॉर्मेंट कह रहे हैं। अब तीसरा सिचुएशन, जब हमने जो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को हमने डायरेक्टली तीसरे वाले सेल में हमने यूज़ किया। अब तीसरे वाले सेल में ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड पहुँचा और इसके साथ साथ ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट पहुँच गया, जो रिकॉम्बिनेंट पार्ट था। अब इसकी वजह से इसको हमने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट विद आर डीएनए, यानी यह क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। अब आर डीएनए के साथ है या नहीं है, इसको जब हमने एम्पिसिलिन में ग्रो किया तो एम्पिसिलिन में ग्रो कर गया, बट टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं किया। इसका रीज़न था कि टेट्रासाइक्लिन जो रेसिस्टेंट इसके पास जीन था, उसको हमने कट करके वहाँ पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया था, जिसकी वजह से ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो चुका था। इसी वजह से टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाया। तो फाइनली ये चीज़ें कंक्लूज़न हमारे पास था कि सबसे फर्स्ट जहाँ पर प्लाज्मिड पहुँचा ही नहीं है, वह किस टाइप का है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और जहाँ प्लाज्मिड पहुंचा है उन दोनों केसेस को ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। दो हमारे पास केसेस होंगे ट्रांसफॉर्मेंट, जहां प्लाज्मिड पहुंचा है। तो प्लाज्मिड किस टाइप का पहुंचा है, वहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नहीं है, उन दोनों केसेस के लिए ट्रांसफॉर्मेंट विद आर डीएनए और ट्रांसफॉर्मेंट विदाउट आर डीएनए, इस टाइप का सिचुएशन, यानी ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला सिचुएशन केवल ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो चीज़ें हम ऐड करना चाहते हैं और जिसका हमें क्लोन बनाना है, उस क्लोन बनाने के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन करने वाला हमारे पास जो बैक्टीरिया होगा, उस सिलेक्शन किए हुए बैक्टीरिया जहाँ से हम लगातार क्लोन बनाएंगे, वहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुँच जाए। तो हम इनमें से सिलेक्शन किसका करते हैं, इन तीनों में से सिलेक्शन हमें किसका करना है, ट्रांसफॉर्मेंट विद आर डीएनए। इसी का हम आगे की तरफ लगातार डिवीज़न कराएंगे, इस बैक्टीरिया का आगे की तरफ कल्चर मीडिया के थ्रू लगातार ग्रोथ कराएंगे, जिससे कि हमें मल्टीपल कॉपीज़ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के मिल जाए। तब इस टाइप का सिचुएशन, ये एक्चुअल में क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, जहाँ पर कि हमारे पास एक वेक्टर था और उस वेक्टर में हम बहुत सारे क्लोन्स किसके बनाएंगे, क्लोन्स हमें किसका तैयार करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्लोन तैयार करना है। तो क्लोनिंग वेक्टर में ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।